आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सोशल साइंस, जो कि सामाजिक विज्ञान। क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान का सेट 1 को देखने वाले हैं। जिस रूप से आज आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ, जो बंगाली का सेट दिए थे, उस सेट से 4 सेट में से लगभग पूरा का पूरा 80 नंबर का क्वेश्चन आ गया। उसी तरह इस सेट को भी आप लोग अगर अच्छे से देखेंगे, पूरा वीडियो को समझेंगे, तो आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं होगा। 80% मार्क आप लोग आराम से यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप लोगों का लिखने का स्पीड होगा तो लिखने का स्पीड आप लोग थोड़ा बढ़ाइए, नहीं तो लास्ट में जो हो रहा है, लास्ट पाली में जो एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें आप लोगों का बहुत सारा दिक्कत हो रहा है कि आप लोग लिख नहीं पा रहे हैं, समय मेंटेन नहीं हो रहा है। पहले जो हो रहा है इसमें तो ठीक ठाक है, लेकिन बाद में जो हो रहा है उसी में आप लोगों को दिक्कत है। इसीलिए आप लोग लिखना भी प्रैक्टिस पूरा कीजिए, पूरा 2 घंटा घर में लिखिए पूरा, तभी आप लोग कुछ कर पाएंगे, क्वेश्चन को पूरा मेकअप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग उसको पूरा लिखना स्टार्ट कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखते जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते जाइए, ताकि उसको भी इसका लाभ मिल सके। और जो स्टूडेंट न्यू है वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। और जो एग्ज़ाम होगा, जो MCQ होगा, उसका आंसर भी आप लोगों को हम देंगे। एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद ही शाम 5 बजे तक आप लोगों के पास आंसर पहुंच जाएगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। आप लोग एग्ज़ाम देने के बाद ही आप लोगों का कितना आया है 40 में से, ये आप लोगों का हो जाएगा। और जो आप लोग लिखित रूप से दे के आ रहे हैं वो तो आप लोगों को पता ही है कितना आएगा। तो आप लोगों का मोटा मोटी एक हिसाब हो जाएगा कि हमारा जो पेपर गया है इसमें कितना आएगा। तो चलिए हम लोग और बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट तक आप लोग इसे भी ज़रूर देखें, ताकि बंगाली जैसा मार्क आप लोगों को मिलेगा। बंगाली में जिस तरह मिला, सभी लगभग सभी क्वेश्चन उस सेट में से ही आया था। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये ट्रिम 2 का है। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप लोग देखिए। ठीक है, रीडर पेस्ट से आपका क्या तात्पर्य है या क्या समझते हैं। बहुत तरह से क्वेश्चन को या वर्णन करें, इस तरह से क्वेश्चन को घुमा फिरा कर देता है। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन को पहले समझना है, उसके बाद उसको ध्यानपूर्वक लिखना है। ठीक है, पहले उतना हड़बड़ी नहीं करना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पशुओं में प्लेग की बीमारी को रीडर पेट्स कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिए, पशु की बीमारी। ये शॉर्ट प्रश्न में भी पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि इसमें दिया हुआ है उसमें नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे देता है। ठीक है, तो इसी समय कहने लगता है आउट ऑफ द सिलेबस। आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है, ये सिलेबस में ही है, लेकिन इधर उधर करके वो लोग दे देता है। जिसमें 1890 दशक के हजारे में अफ्रीका के पशु मर गए थे,
जिससे स्थानीय लोगों की आजीविका और अर्थव्यवस्था पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा था। बहुत सारा बीमारी की वजह से जो है पशु जो है मर गए थे, बहुत सारा पशु मर गए थे। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इस बीमारी से ये क्या है, या इस बीमारी से क्या मरे थे, तो पशु मरे थे। ठीक है, चलिए, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहाँ से प्रारंभ हुई? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग तीसरा प्रश्न को देखेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है, देखिए, तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। घरों में उपयोग किए जाने वाले दो ऊर्जा संसाधनों के नाम लिखिए। तो एक हम लोग क्या करते हैं, कोयला का उपयोग करते हैं जलाने के लिए, और प्राकृतिक गैस का भी उपयोग करते हैं खाना पकाने के लिए। तो ये एक दो उदाहरण हो गया आपका। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अभी हम लोग देखेंगे चलिए हम लोग देखते हैं 4 नंबर वाला प्रश्न को। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे अपना कॉपी में इम्पोर्टेंट की जगह में लिख सकते हैं या फिर याद रख सकते हैं। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक जो है A.O. ह्यूम थे। ये शॉर्ट में आप लोगों को पूछ सकते हैं, शॉर्ट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर वाले प्रश्न को देखेंगे। लोकतंत्र की कोई 2 चुनौतियाँ लिखे। लोकतंत्र की कोई 2 चुनौतियाँ लिखे। पहला है लोकतंत्र की कोई सांप्रदायिकता और अशिक्षित नागरिक। ये 2 लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं। ठीक है, मुद्रा को परिभाषित करें। 6 नंबर वाला प्रश्न क्या है, मुद्रा को परिभाषित करें। साधारण शब्दों में मुद्रा का अर्थ होता है धन दौलत, जिसके इर्द गिर्द मतलब आमने सामने होता है सारी आर्थिक गतिविधियाँ घूमती रहती है। यानी कि धन दौलत के आमने सामने ही ये सारा चीज़, इर्द गिर्द का मतलब होता है आमने सामने घूमना। ठीक है, चलिए 7 नंबर वाला प्रश्न को देखिए। उदारीकरण से क्या तात्पर्य है? ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, आ सकता है एग्जाम में। देखिए, सरकार द्वारा अवरोधक अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को ही उदारीकरण कहा जाता है। ये शॉर्ट में दिया हुआ है, मान लीजिए यही प्रश्न आप लोगों का 4 मार्क्स देगा। ठीक है, तो इतना छोटा आप लोगों को नहीं लिखना है, इसे क्या करना है, बड़ा बनाना है। कैसे बनाइएगा, देखिए पहले आप लोगों को समझना है अवरोधक का मतलब क्या होता है, अवरोधक का मतलब, और प्रतिबंध का मतलब क्या होता है। ये दोनों चीज़ को, अवरोधक का मतलब कोई भी व्यवसाय हो, वाणिज्य हो, या कोई एक देश से दूसरे देश का आदान प्रदान हो, उसमें जो रोक लगा रहता है यही होता है अवरोध, मतलब जाने से रोकता है। या प्रतिबंध, कोई चीज़ के ऊपर बैंड लगना, मतलब वो चीज़ बिकने नहीं देगा वहाँ जाकर, वही होता है प्रतिबंध। तो ये दोनों चीज़ को उस समय क्या कर दिया गया था, विश्व बाजार के अंदर में खुल दिया गया था, ताकि एक देश दूसरे देश से भी आदान प्रदान कर सके, सामान वामान बिक सके, ये सारे चीज़ उसमें आता है। ठीक है, तो उदारीकरण का अर्थ यही होता है, मतलब सभी को क्या करना, सार्वजनिक करना। क्या करना, सार्वजनिक करना। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से 4 नंबर अगर देगा तो इस तरह बड़ा बनाकर लिखना है।
ठीक है, और 2 नंबर रहेगा तो इसी को लिख डालना। चलिए हम लोग देखते हैं 8 नंबर वाला प्रश्न को। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? देखिए ये दोनों 3 4 प्रश्न ऐसे हैं कि ये प्रश्न आप लोगों को घुमा फिरा कर हर साल देते रहते हैं। मान लीजिए वैश्वीकरण को 4 नंबर वाला दे दिया, उदारीकरण को 2 नंबर वाला दे दिया, इसी तरीके से देता रहता है। भूमंडलीकरण भी रहता है, ठीक है। चलिए, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपने निर्णयों को दुनिया में एकत्र और क्रियान्वयन करते हैं, जो दुनिया के दूरवर्ती क्षेत्रों में व्यक्तियों के समुदायों के लिए महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं, और इसके द्वारा विदेशी और देशी मामलों में आयात निर्यात वही प्रश्न है, प्रश्न वही है, ठीक है। आदान प्रदान आयात निर्यात कर सके और अपने माल को किसी भी देश में बेच सकते हैं, मतलब विश्व बाजार में, और इस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के सभी लोग एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। मतलब एक देश दूसरे देश के ऊपर निर्भर रहते हैं और अपना बंधुत्व को बढ़ाते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से विश्व बाजार में सभी देश का भूमिका जो है रहता है, ठीक है। चलिए, और निजीकरण में हम लोग देखेंगे, निजीकरण नहीं है, ठीक है, निजीकरण भी रह सकता है, निजीकरण का भी प्रश्न रह सकता है, तो वह भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसको भी आप लोग देखते जाइए। उसके बाद हम लोग 9 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे। ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले क्यों किए? देखिए, स्पिनिंग जेनी मशीन ने ऊन की कताई की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से कर दी, और स्पिनिंग जेनी मशीन एक समय में अनेक मज़दूरों का कार्य लेती थी। इसके कारण मज़दूरों की मांग घट गई। जैसे कि हम लोग बहुत सारा ऐसा मशीन हुआ है विश्व भर में, जो कि 50 मज़दूरों का काम एक मशीन में 1 घंटे में कर देते हैं, जो कि दिन भर में 50 मज़दूर उस काम को करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब मशीन में हम लोग कार्य करते हैं तो उस समय मशीन का जो मांग है वो बढ़ जाता है, और मज़दूर का जो मांग है ये घट जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग बाकी प्रश्न को देखते हैं। इसमें ख नंबर में दिया हुआ है, देखिए, बेरोजगारी की आशंका में मजदूर वर्ग खासकर महिलाओं में नई प्रौद्योगिकी के प्रति आशंका व्यक्त थी। ग नंबर में देखिए, जब उन उद्योगों में इस मशीन का इस्तेमाल किया गया तो उनके जो अनेक औरतों जो वो लोग क्या करते थे, हाथ में ऊन की कताई करती थी, हाथ से, ठीक है, को काम में हटाना पड़ा। जो लोग हाथ में काम करते थे उसको क्या करना पड़ा, हटाना पड़ा, जो कि वो लोग मशीन में करना चाहते थे। इसी कारण महिलाओं की कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए। तो इसीलिए मज़दूर लोगों ने क्या किया कि नहीं, अगर यह मशीन रहेगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, हम लोगों का काम नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए उस मशीन को ही हम लोग क्या करेंगे, तोड़ फोड़ करके यहाँ से हटा देंगे। इसीलिए उस पर ये आक्रमण किया था, ठीक है। स्पिनिंग जेनी मशीन का महिलाओं द्वारा विरोध काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा, और ये जब तक नहीं सुलझा तब तक ये चीज़ बरकरार रहा। चलिए हम लोग 10 नंबर प्रश्नों को देखेंगे अभी। भारत के एक खाद्य फसल का नाम बताओ और उसे उगाने के लिए 2 आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें, ये लिखिए।
इस तरह से प्रश्न आप लोगों का रहेगा। कोई भी इसमें दिया हुआ नहीं है कि इस खाद्य फसल के बारे में ही लिखना है, ठीक है। इसमें कोई भी चुन सकते हो, जिसके बारे में आप लोग पूरा जानकारी है उसी फसल को चुनिए और उसी को लिख डालिए पूरा डिटेल्स में। देखिए इसमें दिया हुआ है गेहूँ, ठीक है। गेहूँ एक खाद्य फसल है, हम लोग सभी जानते हैं। गेहूँ की खेती के लिए उपयुक्त तो भौगोलिक परिस्थितियाँ, ठीक है। एक नंबर में क्या है, देखिए तापमान। पहले हम लोग तापमान जानेंगे कि कितना तापमात्रा में ये फसल होता है। मान लीजिए कि धान हो गया, गेहूँ हो गया, बहुत सारा ऐसा फसल है खाद्य फसल। चलिए, गेहूँ एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा होना आवश्यक है। 20 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा होना आवश्यक है। ख नंबर में देखिए वर्षा, पानी कितनी ज़रूरत है। 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा गेहूं की खेती के लिए आवश्यक है। कितनी? 50 से 75। तो ठंड तापमात्रा कितना? 20, 50 और 75। ये तीन चीज़ याद रखना है। 50, 75 बारिश है और 20 सेंटीग्रेड क्या है? तापमात्रा सेल्सियस, ठीक है। गेहूं की खेती की सिंचाई की भी आवश्यकता होती है। अगर बारिश नहीं होती है उस समय तो हम लोगों को उसकी सिंचाई करनी होती है। उसके बाद हम लोग कौन सा पॉइंट लेंगे? मिट्टी को, ठीक है। कैसी मिट्टी होनी चाहिए गेहूं के लिए? गेहूं की खेती के लिए दोमट मिट्टी का होना आवश्यक है। दोमट मिट्टी का मतलब होता है उसमें बालू और मिट्टी लगभग 50-50% मिला रहता है। मिट्टी में पर्याप्त नमी और ठंडा मौसम गेहूं की फसल के लिए ज़रूरी है, ठीक है। घ में देखिए गेहूं की फसल के पकते समय बादल रहित आकाश आवश्यक है। बादल रहित मतलब पूरा धूप, खिलखिलाहट धूप खिलना ज़रूरी है। जैसे अप्रैल महीना में ये सबसे ज़्यादा फायदा रहता है, उसी समय गेहूं को काटा जाता है, ठीक है। यह में देखेंगे गेहूं अधिकतर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार आदि क्षेत्र में उगाया जाता है। तो हो गया आप लोगों का ये गेहूं, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है, ठीक है। राजनीतिक दल ऐसे लोगों के समूहों को कहते हैं जो एक जैसे विचार रखते हैं, ठीक है। एक राजनीतिक दल में क्या होता है? एक जैसे बोलता है, एक जैसे विचार रखता है, एक जैसे कार्य करता है। अगर एक ही दल में अगर हम लोग देखेंगे कि अलग अलग विचार हो रहा है, अलग अलग मतभेद हो रहा है, तो क्या वो राजनीतिक दल होगा? नहीं होगा। इसीलिए इसमें एक जैसा विचार भाव होना जरूरी है। देश की समस्याओं पर एक मत होते हैं और देश का सत्ता पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाने, चुनाव लड़ने, संविधान बनाने तथा सरकार के गठन और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। कौन? राजनीतिक दल, ठीक है। चलिए, उसके बाद लोकतंत्र किस रूप से एक उत्तरदायी शासन है? लोकतंत्र क्या है? किस रूप से एक उत्तरदायी शासन है? लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था है। मतलब सभी के अंदर क्या रहेगा? जनता। सभी के अंदर क्या रहेगा? जनता रहेगा, ठीक है। जनता, ये भी एक जनता, ये भी एक जनता, और ये शासन ये भी जनता के लिए ही आवश्यक है। अतः यह जनता के प्रति उत्तरदायी और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को सरकार के कार्यों, निकायों एवं नीतियों में जानने की
नीतियों में जानने की अधिकार देता है। सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकती जो जनता की इच्छाओं के विरुद्ध हो। अगर जनता के विरुद्ध हम लोग कोई कार्य उठा लिए, मान लीजिए कोई सरकार जनता के विरुद्ध कोई काम को उठा लिया, तो उसमें सरकार को गिरना तय है। उस पर हल्ला बोलेगा, मतलब उसमें दंगा फसाद होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकती जिसमें इच्छाओं के विरुद्ध हो। ठीक है, लोकतंत्र में जनता के कल्याण और विकास की जिम्मेवारी भी सरकार पर होती है। इसके लिए शासन में जनता भी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता या दायित्व उनका होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 13 नंबर वाला प्रश्न को। 13 नंबर प्रश्न में क्या है देखिए, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और ज़रूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता करता है। मध्यस्थता का मतलब होता है सामंजस्य करना। मध्यस्थता का मतलब होता है सामंजस्य करना। तो साधारण लोग और बैंक दोनों क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक भी क्या करता है, हम लोगों को पैसा देते हैं। तो क्या हुआ, जनता और बैंक के बीच में एक समझौता हुआ, सामंजस्य हुआ, एक बीच मध्यस्थता हुआ। तो यही चीज़। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। साधारणतः तो 2 प्रकार के लोग बैंक में जाते हैं। कौन कौन से? एक वे जिनके पास अतिरिक्त धन होता है, हम पहले बताया कि हम लोग धन जमा करते हैं। और दूसरे जिन्हें धन की ज़रूरत होती है, और जिन्हें धन की ज़रूरत है, जो जिसके पास धन नहीं है वो क्या करता है, जाकर बैंक से पैसा लेते हैं। अब वही होता है, बैंक इन दोनों प्रकार के लोगों के बीच मध्यस्थता प्रदान करती है। पहले ही हमने बता दिया। चलिए उसके बाद देखते हैं। जिनके पास अतिरिक्त धन होता है, ऐसे जमानतकर्ताओं को बैंक सूद देती है, और जिन्हें धन की ज़रूरत होती है उसने बैंक सूद प्राप्त करते हैं। ये तो हम लोग जानते हैं, हम पैसा जमा करेंगे तो हम लोगों को क्या करेगा, बैंक सूद देगा। और जब हम लोग पैसे लेंगे बैंक से तो हम लोगों से क्या करेगा, सूद लेगा बैंक। ठीक है, यही होता है मध्यस्थता, मतलब सामंजस्य करना। धन कर्जे लेने वाले बैंक सूद ऊंची दर में देते हैं, जबकि जमानतदाताओं को सूद की कम दर में देते हैं। और इस प्रकार उनके पास जो धन बच जाता है उससे वो अपना काम चलाते हैं। बैंक की मध्यस्थता से सब वर्गों का कल्याण हो जाता है, और साथ ही में बैंक का भी। और इसमें क्या होता है, इस मध्यस्थता के अंदर सभी जनताओं, सभी नागरिकों के लिए फ़ायदा होता है, और उसके साथ साथ बैंक का भी फ़ायदा होता है। क्योंकि हम नहीं रहेंगे, हम लोग, तो बैंक भी नहीं रहेगा, और बैंक नहीं रहेगा तो हम लोगों का भी बहुत ही सारा दिक्कत होना पड़ेगा, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जैसे बहुत ज़्यादा पैसा हम लोगों के पास है तो दूसरा कोई क्या करेगा, चोरी कर लेगा। और अगर हम लोग बैंक में जमा करेंगे तो क्या होगा, वो चोरी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए बैंक होना भी ज़रूरी है, और इसीलिए बैंक होगा तो हम लोग बचेंगे, और बैंक नहीं होगा तो हम लोग भी नहीं बचेंगे, और हम लोग नहीं बचेंगे तो बैंक भी नहीं बचेंगे। तो इसी को आप लोगों को समझना है। ठीक है, चलिए हम लोग 14 नंबर वाला प्रश्नों को देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखें। देखिए, विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्था उन उपयुक्त राष्ट्र संगठनों के अंतर। देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए की गई है, और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। ये आप लोगों का शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड में जेनेवा में है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन देशों के बीच व्यापार के समान रूप से विकास में मदद करता है। मतलब सभी देश को विश्व बैंक जो है पैसा देते हैं, ऋण देते हैं और सभी देश को समान रूप से क्या करते हैं, मदद करते हैं ताकि सभी आगे बढ़ सके। ठीक है, चलिए हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे। G77 देशों से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। 50 और 60 के दशक में विकासशील देशों को पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने अपना एक नया समूह बना लिया जो समूह G77 के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए लोकतांत्रिक शासन 16 नंबर में देखिए। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के समक्ष विस्तार की चुनौती क्या है? विस्तार की चुनौती क्या है? देखिए इसमें हम लोग देखेंगे अधिक तो लोकतांत्रिक राज्यों के सामने अपने विस्तार की चुनौती है। इसमें लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को देशों के सभी इलाके, सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं में लागू कराना शामिल है। संघीय ढांचे को मजबूत बनाना, स्थानीय संस्थाओं को अधिक अधिकार देना तथा महिला और पिछड़े वर्गों की उचित भागीदारी आदि ऐसी चुनौती है। ठीक है, चलिए 17 नंबर वाला प्रश्न देखिए। एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना करें। मुद्रा मतलब क्या है? हमारे देश की मुद्रा, ये आप लोग कमेंट में लिखिए क्या है। ठीक है, चलिए एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका क्या होती है? देखिए उपभोग में मुद्रा की भूमिका, ऐसे पॉइंट लिखना है। हम जानते हैं कि मुद्रा विनिमय माध्यम के रूप में अपनाई जाती है, इसीलिए हम अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए मुद्रा के बदले वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं। चलिए उसके बाद ख में देखिए व्यापार में मुद्रा की भूमिका क्या है? मुद्रा के द्वारा व्यापारिक क्रियाओं सरलतापूर्वक पूरी की जाती है, क्योंकि मुद्रा की सहायता से एक स्थान से वस्तुओं को क्रय विक्रय इन्हें दूसरे स्थान पर विक्रय किया जा सकता है। ठीक है, चलिए बजट निर्माण में मुद्रा की भूमिका क्या है? देखिए सरकारी व्यय तथा प्राप्तियों का माप मुद्रा में किया जाता है, जिसके द्वारा करों की दर, ऋण पर ब्याज संबंधित आर्थिक नीतियों सरलतापूर्वक बनाई जाती है। बजट को मुद्रा में ही प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, बजट तो आप लोग जानते ही हैं कि 6 महीना में एक बार बजट को पेश किया जाता है, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। घ में देखिए राष्ट्रीय आय के मापन में मुद्रा की भूमिका क्या है? देश की राष्ट्रीय आय की गणना मुद्रा में की जाती है, जो कि देश की निवासियों का जीवन स्तर प्रदर्शित भी करती है मुद्रा में ही। मुद्रा के बिना राष्ट्रीय आय गठना कठिन है एवं जीवन स्तर भी प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ में देखिए उत्पादन में मुद्रा की भूमिका क्या है? उत्पादन प्रक्रिया में एक उद्यमी उत्पादन के विभिन्न साधनों को उनकी सेवाओं के बदले मुद्रा में भुगतान करता है, जैसे भूमि पर लगान, मजदूरों को मजदूरी पूंजी पर ब्याज तथा उद्यम पर लाभ। और मुद्रा की
और मुद्रा की अनुपस्थिति में उत्पादन के साधनों को पारितोषिक प्रदान करना और कठिन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे 18 नंबर वाला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों? कारण क्या है? इसमें हम लोग को कारण ही लिखना है, क्यों उज्जवल है। देखिए, भारत एक उष्णकटिबंधीय या एक गर्म देश है, इसीलिए यहाँ सौर ऊर्जा की आवश्यकता क्षमता की अधिक संभावना है। एक अनुमान के अनुसार यह लगभग 20 मेगावाट प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष है। ठीक है, ख में देखेंगे, भारत में फोटोवोल्टाइक तकनीक उपलब्ध है जिनके द्वारा सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में बदला जाता है या बदला जा सकता है। सूर्य का प्रकाश प्रकृति का एक मुक्त उपहार है, इसीलिए मुक्त मतलब पैसा हम लोग को नहीं लगता है, इसीलिए निम्न वर्ग के लोगों भी आसानी से सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं। घ में देखिए, जबकि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि ऊर्जा के स्रोत है, एक बार प्रयोग करके दोबारा प्रयोग नहीं किया या लाया जा सकता है। ठीक है, वहाँ सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय स्रोत है और सौर ऊर्जा के अलावा यहाँ जो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये क्या है? अनवीकरणीय स्रोत है। इसे बार बार प्रयोग लाया जा सकता है, किसे? सौर ऊर्जा को। चलिए हम लोग यह में देखते हैं। सौर ऊर्जा का प्रयोग हम अनेक प्रकार से कर सकते हैं, जैसे खाना बनाने, पंप द्वारा जल निकालने, पानी को गर्म करने, दूध को कीटाणु रहित बनाने तथा सड़कों पर रोशनी करने आदि के लिए हम लोग सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग मैप को। ठीक है, ये 5 नंबर का एक आप लोगों का ज़रूर पूछेगा, 5 नंबर का ज़रूर पूछेगा। आप लोग ध्यान दीजिए कैसे हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है। मानचित्र के आधार पर चावल के मुख्य गौण उत्पादन राज्यों का नाम लिखें। मतलब चावल का ही क्या करना है? लिखना है, कहाँ ज़्यादा होता है और कहाँ कम होता है। जो गौण है ये कम होता है और जहाँ मुख्य है ये ज़्यादा होता है। तो हम लोग पहले देखेंगे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे पश्चिम बंगाल को। तो पश्चिम बंगाल का चावल का जो हिस्सा है ये इस जगह में होता है, ये जगह 1 नंबर हो गया। अब हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश। चलिए उत्तर प्रदेश कहाँ है दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है ये क्षेत्र आपका ये क्षेत्र हो गया, ये सारा क्षेत्र हो गया उत्तर प्रदेश का। मतलब ये हो गया उत्तर प्रदेश का, ये बिहार का है। उत्तर प्रदेश का हो गया आपका ये क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का हो गया। ठीक है, और देखेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश हो गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश में कहाँ है। आंध्र प्रदेश में देखिए ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये हो गया आपका, ये क्षेत्र जो है ये आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, ये और तेलंगाना देखेंगे हम लोग। तेलंगाना ये हो गया आपका तेलंगाना, ये हो गया आपका तेलंगाना। ठीक है,
उड़ीसा को देखेंगे और तमिलनाडु को देखेंगे। ये हो गया आपका तमिलनाडु, उड़ीसा है, ये आपका उड़ीसा, ये पश्चिम बंगाल हुआ, ये झारखंड हुआ, ये हो गया आपका उड़ीसा। ठीक है, ये जगह में जो सफ़ेद दिख रहा है ये नहीं है। ठीक है, अब हम लोग, ये हो गया चावल का मुख्य उत्पादक राज्य। अब हम लोग देखेंगे गौण चावल उत्पादक राज्य जो कि छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना, केरला और पंजाब। चलिए केरला को पहले दिखाते हैं। ये हो गया आपका केरला, ये हो गया आपका केरला। ठीक है, अब देखेंगे छत्तीसगढ़। चलिए छत्तीसगढ़ को दिखाते हैं। ये हो गया आपका छत्तीसगढ़, ये जो सफ़ेद हिस्सा दिख रहा है ये छत्तीसगढ़ हुआ, जो गौण क्षेत्र है। इसके बाद हम लोग देखेंगे केरल को देखेंगे। ये अच्छा केरल हो गया। पंजाब को देखेंगे, पंजाब देखिए ऊपर में पंजाब है, ये हो गया आप लोगों का पंजाब। ठीक है, ये गौण चावल उत्पादक क्षेत्र है। और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, केरल, पंजाब हो गया, बस हो गया। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जो लोग इसमें नए जुड़े हुए हैं वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक करें और एक शेयर करें। ठीक है, तो आप सभी को ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।